आज हम एक ऐसे संघर्ष की पड़ताल कर रहे हैं जिसने एक सदी से भी ज्यादा वक्त से पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित किया है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। लेकिन ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, ये पहचान, धर्म और इतिहास की एक बेहद पेचीदा कहानी है जो एक ही पवित्र जमीन के टुकड़े पर सिमटी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया भर में इतने सारे विवादों के बीच आखिर ये एक खास संघर्ष हजारों सालों से जमीन के इसी छोटे से टुकड़े पर क्यों टिका हुआ है? इसका जवाब हमें भूगोल, आस्था और साम्राज्यों के इतिहास की गहराइयों में मिलता है। चलिए इन परतों को एक एक करके समझते हैं। इस संघर्ष को समझने की शुरुआत इसके केंद्र से होती है, यरूशलेम शहर से। ये वो जगह है जो दुनिया के 3 बड़े धर्मों के लिए सबसे पवित्र मानी जाती है, और शायद इसीलिए ये अनगिनत विवादों की जड़ भी रही है। आइए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है लगभग 1000 ईसा पूर्व में, जब राजा सोलोमन ने पहले यहूदी मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन 586 ईसा पूर्व में इसे तबाह कर दिया गया। फिर 516 ईसा पूर्व में दूसरा मंदिर बनाया गया, पर 70 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने इसे भी गिरा दिया। आज उसकी सिर्फ एक दीवार बची है जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। और फिर बाद में इसी पवित्र धरती पर करीब 335 ईस्वी में चर्च ऑफ द होली सेपल्कर बना, और 691 ईस्वी के आसपास डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद का निर्माण हुआ। तो देखिए, बात यह है कि यरूशलेम का ये महज 37 एकड़ का इलाका, जिसे यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं और मुसलमान हरम अल शरीफ, यहीं पर दुनिया के 3 बड़े धर्मों के सबसे पवित्र स्थल मौजूद हैं। तो जाहिर है ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक टकराव का केंद्र है, और यही इस पूरे संघर्ष की जड़ है। अब आते हैं इस संघर्ष की आधुनिक जड़ों पर, यानी 19वीं सदी के राजनीतिक आंदोलन और ब्रिटिश साम्राज्य की भूमिका पर। 19वीं सदी के आखिर में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे ज़ायोनिज़्म कहा गया। ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जिसका मकसद था यहूदी लोगों के लिए उनकी पैतृक भूमि में एक देश बनाना। और ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि ये यूरोप में सदियों से हो रहे भेदभाव और जुल्म का सीधा नतीजा था। फिर आया साल 1917 और एक दस्तावेज ने इस पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल दी। ये था बाल्फोर डिक्लेरेशन। इसमें ब्रिटिश सरकार ने कहा कि वो फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाने के विचार का समर्थन करती है। बस इस एक लाइन ने इस पूरे विवाद को एक इंटरनेशनल लेवल पर ला खड़ा किया। इस बात को ठीक से समझने के लिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। साल 1878 में, यानी बड़े पैमाने पर यहूदी माइग्रेशन शुरू होने से पहले, इस इलाके में यहूदियों की आबादी सिर्फ 25,000 के आसपास थी। जाहिर है उस वक्त वहां अरब आबादी कहीं ज्यादा थी। लेकिन 1936 आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई। यूरोप में, खास तौर पर हिटलर के सत्ता में आने के बाद, यहूदियों पर जुल्म बढ़ने लगे, और नतीजा ये हुआ कि यहाँ उनकी आबादी बढ़कर 1,70,000 से भी ज्यादा हो गई। आबादी में इस तेजी से आए बदलाव ने जमीन और संसाधनों पर जबरदस्त तनाव पैदा कर दिया, और यहीं से स्थानीय अरब आबादी के साथ टकराव की नींव पड़ी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया के बड़े देशों ने इस मामले में दखल दिया, तो ये संघर्ष एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ गया। एक ऐसा मोड़ जिसने विभाजन, जंग और एक नए देश को जन्म दिया। दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद दुनिया इस बढ़ते संकट का कोई हल निकालना चाहती थी। तो 1947 में यूनाइटेड नेशंस एक प्रस्ताव लेकर आया, पार्टीशन यानी बंटवारे का प्रस्ताव। प्लान ये था कि फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक अरब देश और एक यहूदी देश, और यरूशलेम को एक इंटरनेशनल शहर का दर्जा दिया जाए जिस पर किसी का कंट्रोल न हो। लेकिन इस प्रस्ताव ने तो विवाद को और भी बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि इसमें 56% जमीन यहूदी देश को दी गई थी, जबकि यहूदी आबादी कुल आबादी का सिर्फ 1/3 हिस्सा थी, और उनके पास उस वक्त सिर्फ 6% जमीन थी। यहूदी नेताओं ने इस प्लान को मान लिया, लेकिन अरब नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ये उनकी जमीन का एक गैर वाजिब बंटवारा है। तो जैसे ही ब्रिटिश राज खत्म हुआ, इजराइल ने 14 मई 1948 को अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, और ठीक अगले ही दिन 7 अरब देशों ने मिलकर इस नए देश पर हमला बोल दिया, और इसी के साथ शुरू हुई पहली अरब इजराइल जंग। इस जंग में इजराइल की जीत हुई,
और उसने यूएन के बंटवारे के प्लान में तय की गई सीमाओं से भी ज्यादा इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन इस जीत का एक दूसरा और बहुत ही दर्दनाक पहलू भी था। 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना को फिलिस्तीनी लोग नकबा कहते हैं, जिसका मतलब है तबाही, और ये उनकी यादों में एक बहुत गहरे जख्म की तरह आज भी मौजूद है। इसके बाद के दशकों में जंग, कब्जे और एक संगठित फिलिस्तीनी विरोध का दौर शुरू हुआ, जिसने इस संघर्ष को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। इसके बाद की घटनाएं एक ऐसे चक्र की तरह है जिसमें तनाव लगातार बढ़ता ही गया। 1967 की 6 डे वॉर में इजराइल ने एक बार फिर अपने अरब पड़ोसियों को हराया और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। इसी कब्जे के जवाब में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO फिलिस्तीनी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी। फिर 1993 में ओस्लो समझौते के साथ शांति की एक उम्मीद जगी थी, लेकिन आखिरकार वो कोशिश भी नाकाम हो गई। यहाँ ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि फिलिस्तीनी पक्ष में भी एकता नहीं है। एक तरफ है PLO, जो एक सेक्युलर राष्ट्रवादी आंदोलन है, उसने 1988 में 2 स्टेट सॉल्यूशन को मान लिया था। वहीं दूसरी तरफ है हमास, जो 1987 में बना एक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है। हमास इजराइल के अस्तित्व को ही नहीं मानता। फिलिस्तीनियों के बीच की ये फूट शांति प्रक्रिया को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। और अब आखिर में हम उन बुनियादी मुद्दों पर आते हैं जिनकी वजह से आज भी कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है, और ये बंटवारे की विरासत आज भी जारी है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, संघर्ष की जड़ में आज भी वही पुराने अनसुलझे सवाल है जो दशकों से चले आ रहे हैं, जैसे कि जमीन और संप्रभुता पर दोनों के दावे, यरूशलेम का आखिरी स्टेटस क्या होगा, इजराइल की अपनी सुरक्षा की चिंताएं, एक आज़ाद फिलिस्तीनी देश का बनना और लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों का क्या होगा। ये इतने पेचीदा सवाल हैं कि किसी भी शांति समझौते की राह में सबसे बड़ी रुकावट यही बने हुए हैं। और इसीलिए हम इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब दोनों तरफ की ऐतिहासिक कहानियां इतनी गहरी और एक दूसरे से इतनी अलग हों, तो क्या साथ मिलकर भविष्य बनाने का कोई रास्ता निकल भी सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इस संघर्ष के लंबे और दुखद होने की सबसे बड़ी वजह है।